बच्चों, जब भी हम एक्स-रे करवाने जाते हैं, तो एक्स-रे मशीन के नीचे हमारी बॉडी का वो पार्ट रखा जाता है, जिसकी हमें एक्स-रे चाहिए। एक्स-रे मशीन से बच्चों विज़िबल लाइट निकलती हैं और एक्स-रे मशीन से एक्स-रेज़ भी निकलती हैं अलॉन्ग विथ अल्ट्रावायलेट एंड सम अदर रेडिएशंस ऑल्सो। सो जो एक्स-रे मशीन है, उसमें से निकलने वाली एक्स-रेज़ की हम बात करें पार्टिकुलरली, दे क्रॉस अवर मसल बट दे डोंट क्रॉस अवर बोन। सो मसल्स को क्रॉस करने के बाद एक्स-रेज़ फोटोग्राफिक प्लेट पे प्रेजेंट केमिकल को ऑक्सीडाइज़ कर देती हैं एंड वी गेट द इमेज और द शैडो ऑफ आवर बोन। दैट्स राइट। एक्स-रेज़ कैरी वेरी ह्यूज एनर्जी फोटॉन्स। तो जिस भी एटम पे एक्स-रे फॉल्स करती हैं, उस एटम से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देती हैं एंड हेल्स दे मेल्ट द एटम ऑन विच दे फॉल। मटेरियल को जो मेल्ट करा देती हैं एक्स-रेज़ एंड हेंस द एक्स-रेज़ आर यूज्ड इन वेल्डिंग ऑल्सो ऑफ द मेटल्स। जो वेल्डिंग है बच्चा, वहाँ पे एक्स-रेज़ को यूज़ करते हैं बिकॉज़ जिस भी पोर्शन पे एक्स-रेज़ पड़ती हैं, वहाँ पे दोनों साइड के मटेरियल्स और प्लेट्स मेल्ट हो जाते हैं एंड व्हेन दे कूल डाउन दे सॉलिडिफाई और वहाँ पे वेल्डिंग हो जाती है। सो वी और एवरीवन और इन सो मेनी कंपनीज एक्स-रेज आर यूज्ड टू मेल्ट मेल्ट एंड वेल्ड मेटल्स एंड इवन ज्वेलरीज मेकिंग में भी एक्स-रेज यूज होती है बच्चा। ज्वेलरीज को बनाने में भी एक्स-रे यूज होती हैं। नॉट ओनली टू वेल्ड द मेटल शीट्स, एक्स-रेज कैन बी यूज्ड to make jewelries also. That's right. So our weld is ready here using X-ray machine. You can see there a very good quality welding with the help of X-rays machine. X-rays were discovered by the scientist named Rosen, and they actually show the effect on photographic plate present on our TV screen. If we put our hand between the X-ray and the photographic plate, we can see the image of our bones on the photographic plate. So Rosen actually discovered two things: that we can actually see the image of our internal body structure without actually performing surgery. So now for most of our internal body problems, medicines can be given accordingly without actually performing the surgery on our body. Along with the visible light and the ultraviolet rays, X-rays are also part of the electromagnetic wave spectrum. The only difference is that they are very high energy photons. That's right. Hi everyone. वेलकम टू फिजिक्स गुरुकुल बाय PAKS। माय नेम इज अनिल कुमार सेठ। बच्चों, हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, दैट इज कॉल्ड एक्स-रेज। सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट एक्स-रेज? आर दे फ्रॉम सम अदर वर्ड और कैन बी दे बी जनरेटेड फ्रॉम आवर ओन वर्ड? और क्या वो सन से भी आते हैं एक्स-रेज? क्या जो जितने भी स्टार्स होते हैं दे एमिट एक्स-रेज? सो टू रिप्लाई ऑल दिस वी शुड फर्स्ट कंक्लूड वन थिंग. What is that one thing that we can conclude here? But we have learned about the spectrum of electromagnetic waves. बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं या इस विजिबल लाइट की स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, तो ये इसका मतलब क्या होता है स्पेक्ट्रम? व्हेन वी स्टडी अबाउट स्पेक्ट्रम, तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम के अंदर इसका डेफिनेशन बताया था. The combination of wavelengths which is coming out or which can come out of an atom is called spectrum of an atom. हमने देखा था हाइड्रोजन एटम के अंदर बात करते हैं लाइमन सीरीज की, बामर, पार्शियन, ब्रैकेट, पीफंड एक्सेट्रा. ठीक है जी. तो जो हमने बहुत सारी बातें करी हैं स्पेक्ट्रम के बारे में, जो कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट होता है विजिबल लाइट में, फॉर एग्जांपल VIBGYOR, तो वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स या वेवलेंथ प्रेजेंट होता है विजिबल लाइट में, दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट. सो मोटा मोटा देखा जाए तो जो वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन या फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन या लाइट की किसी बात करें तो कलर का कॉम्बिनेशन जो प्रेजेंट होता है किसी बीम ऑफ लाइट के अंदर, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम. ठीक है, अलग अलग उसको हम लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. द सेम वे बच्चा, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसके अंदर अल्ट्रावायलेट भी आते हैं,
उसके अंदर विजिबल लाइट भी आती है और उसी के अंदर आता है बच्चा हमारा एक्स रेज। तो जो एक्स रेज हैं ये कुछ नया नहीं है। एक्सरे बच्चों एक्चुअली क्या है? एक्सरे बच्चों पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है जी। इट्स अ पार्ट और काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेट करते हैं उनके कॉम्बिनेशन से जो वेव बनता है दैट इज कॉल्ड ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। ये हमने ईएम वेव चैप्टर के अंदर पढ़ना है या पढ़ेंगे जो भी है, ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग क्या है बच्चा कि ये जो एक्सरे है ये कौन सी ईएम वेव है? विजिबल लाइट को क्या बोलते हैं? कौन सी ईएम वेव? दैट ईएम वेव हुज वेवलेंथ लाइज इन द रेंज ऑफ 380 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, दैट इज कॉल्ड विजिबल रेंज, ठीक है जी, विजिबल रेज। तो विजिबल रेंज भी हमारे ईएम वेव भी हैं। इन द सेम वे बच्चा हमारा एक्सरे का डेफिनेशन क्या है बच्चा? एक्सरे आर पार्ट ऑफ ईएम वेव हुज वेवलेंथ लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम अप टू 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। बच्चों इस जोन में जो वेवलेंथ लाई करता है 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली। बच्चों अप्रोक्सीमेटली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एनसीईआरटी ने ओवरलैप दिखा रखा है कि कुछ जोन में अल्ट्रावायलेट और जो हमारी एक्सरेज हैं इनका जो वेवलेंथ है वो ओवरलैप करेगा, तो दे आर नॉट वेरी श्योर। इनफैक्ट दैट इज ऑल्सो अ क्लियरिटी कि जो हमारे भगवान हैं, ठीक है, उन्होंने हमें डिफरेंशिएट नहीं कर रखा है एग्जैक्टली कि दोनों में फर्क क्या है। हमारे लिए केवल उनकी यूजिबिलिटी की फर्क है। एक्सरे हमारे मसल्स को क्रॉस कर जाती हैं और बोन्स को क्रॉस नहीं कर पाती एंड वी गेट एन एक्सरे ऑफ आवर बोन, ठीक है जी। बट जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हमारी बॉडी की अपर लेयर, ठीक है जी, उसको ही केवल बच्चा और एब्जॉर्ब हो पाती हैं, उसको क्रॉस भी नहीं कर पाती हैं और सनबर्न कॉज करती हैं, सेल्स को लॉन्ग टाइम एक्सपोजर पे अल्ट्रावायलेट डिस्ट्रॉय करती हैं। दैट इज ऑल अबाउट अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरे। तो दोनों की एनर्जी खाली डिफरेंट है, इसलिए दोनों का फंक्शनिंग हल्का सा डिफरेंट है हमारे ह्यूमंस के लिए। अदरवाइज दोनों के दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हैं, ठीक है जी। तो एक्सरे बच्चों आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुज वेवलेंथ लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम up to 100 angstrom. That's right. But so much high energy. Why I'm saying so much high energy? I'm saying E equals to H C upon lambda. But this is E is energy of one photon. बच्चों एक फोटोन की एनर्जी है E. Just minded बच्चा, एक फोटोन की एनर्जी है E. बच्चों एक फोटोन की एनर्जी है E हमारा, ठीक है जी, और ये वेवलेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। जो एक्स रेज की वेवलेंथ होती है बच्चा ऑन एन एवरेज लगभग लैम्डा, इसका मतलब बच्चों लैम्डा करीब 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है, ठीक है जी। 1 एंगस्ट्रॉम से थोड़ा सा कम और थोड़ा ज्यादा, ठीक है जी। 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास वेवलेंथ होती है बच्चा। और माइंडेड की जो एक्स रेज की वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट की वेवलेंथ का लगभग 5000 गुना कम होता है, लगभग 5000 गुना कम वेवलेंथ है। तो एक फोटोन की एनर्जी जो एक्सरे के एक फोटोन की एनर्जी है वो विजिबल लाइट के एक फोटोन की एनर्जी की 5000 गुना ज्यादा है। विजिबल फोटोन अगर हमारी बॉडी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन जो एक्स रेज है बच्चा वो हमारी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। यू नो कि हमारी बॉडी क्यों एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है? बिकॉज देयर आर सेल्स, बिकॉज देयर आर मॉलिक्यूल्स, बिकॉज देयर इज बॉन्ड अमंग द एटम्स, ठीक है जी। एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनिक नॉर्मली शेयरिंग की वजह से बॉन्ड होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो हमारी बॉडी की बॉन्ड जो है टूट जाएगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड टूट जाएंगे, इंटर एटॉमिक बॉन्ड टूट जाएंगे और हमारी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। यानी कि अगर लॉन्ग टाइम एक्सपोजर दिया जाए, इतनी हाई इंटेंसिटी, अगर ये जो वेवलेंथ है इसके फोटोन की बच्चों हाई इंटेंसिटी का लॉन्ग टाइम, फॉर एग्जांपल मैं लॉन्ग टाइम वेरी लॉन्ग नहीं बोल रहा हूं, 5 मिनट्स एक्सपोजर दिया जाए मेरी बॉडी को, तो मेरी बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, एटम्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ठीक है। दैट मींस पाउडर बन जाएगी बॉडी, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब है कि जो एक्सरे है इट्स वेरी वेरी डेंजरस। दैट्स व्हाई फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स के लिए ही हमारी बॉडी के ऊपर एक्सरे डाली जाती है, एंड दैट टू जब नेसेसरी हो। आपने देखा होगा जिन्होंने एक्सरे करते हैं वो मेटल की शीट पहनते हैं, बिकॉज सम ऑफ द मेटल्स रिफ्लेक्ट एक्सरेज,
और उसको बॉडी को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक है जी, हमारे बोन्स को भी क्रॉस नहीं कर पाता है एक्सरे। तो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट एक्सरे। एक्सरे एग्जैक्टली क्या होता है? इट्स पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम एंड वेवलेंथ रेंज बच्चों ये है। एनर्जी बहुत ज्यादा है फोटोन की, वेवलेंथ बहुत कम, तो एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी होने से इलेक्ट्रॉन को इजिली इजेक्ट कर देगा एक्सरेज के फोटॉन्स, और बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर पे मोस्ट ऑफ द बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, किसी भी मटेरियल के, मेरी बॉडी के, किसी की बॉडी की, ठीक है जी। सो दैट इज बच्चों एक्सरे बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ बच्चों व्हाट नेक्स्ट? बच्चों मैंने पूछा था कि क्या एक्सरे सन से आती हैं? बच्चों आपको पता होगा कि सन के अंदर हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन। बच्चों जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो नए एटम बनते हैं और कुछ मास का डिफेक्ट होता है। जब मास का डिफेक्ट होता है बच्चा, मास का, यूनिवर्स से मास गायब हो जाता है, तो एनर्जी आती है फॉलोइंग द आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्वेशन, डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा एम टाइम्स सी स्क्वायर, ठीक है जी। बच्चों तो उसमें गामा फोटॉन्स निकलते हैं। जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है बच्चा तो गामा फोटॉन्स निकलते हैं, ठीक है जी। बच्चों जो गामा फोटॉन्स होते हैं दे आर even having more energy, they are called cosmic rays also, they are having even more energy than the x-rays। बच्चों x-ray से भी कम वेवलेंथ होती है उनकी, वो भी इस पार्ट ऑफ EM वेव ही होते हैं, बट x-ray से कम एनर्जी होती है। गामा फोटॉन्स निकलते हैं बच्चों, बट साथ में बच्चों और भी फोटॉन्स निकलते हैं, क्योंकि जो गामा फोटॉन्स होते हैं डायरेक्टली हम तक ना आके कभी कभी आपस में टकराते हैं, मॉलिक्यूल से टकराते हैं, अपनी एनर्जी लूज करते हैं। सो डू द फोटॉन्स lose their partial energy? Answer is yes. There is a Compton effect experiment which shows that जो X-ray या gamma photons से बच्चों they lose a huge fraction of their energy when they interact with an electron, ठीक है। तो ये जो gamma photons हैं या जो X-ray हैं अपनी एनर्जी लूज करके हायर एनर्जी के फोटोन, कम एनर्जी के फोटोन बना सकते हैं। तो अगर गामा फोटोन अपनी एनर्जी लूज करता है तो उससे कम एनर्जी का फोटोन एक्सरे बन सकता है। एक्सरे फोटोन अपनी एनर्जी लूज करता है तो उससे कम एनर्जी के फोटोन्स लाइक अल्ट्रावायलेट एंड विजुअल बनते हैं। तो इसीलिए बच्चों हमें सन से जब रेज आती हैं तो हमारे पास केवल गामा फोटोन्स नहीं आते हैं, हमारे पास गामा भी आता है, यूवी अल्ट्रावायलेट भी आते हैं, हमारे पास विजिबल भी आता है, हमारे पास इंफ्रारेड भी आता है। क्योंकि ये जो फोटॉन्स है बड़ी हाई एनर्जी के बच्चों, ये अपनी एनर्जी लूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। विजिबल फोटॉन्स टकराने की वजह से जो एनर्जी लॉस करते हैं दैट इज नेग्लिजिबल। दैट्स व्हाई वी से कि विजिबल फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है लगभग कांस्टेंट होती है, द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। बट मैंने डिस्कस करा था कि जो कॉम्पटन इफेक्ट है बच्चा वो बताता है कि जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स है लाइक एक्सरे फोटॉन्स और गामा फोटॉन्स, दे लूज अ ह्यूज फ्रैक्शन ऑफ देयर एनर्जी व्हेन दे कोलाइड विद एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। सो हाउ दीज वेरी हाई एनर्जी फोटॉन्स कैन बी क्रिएटेड ऑन द अर्थ? इतनी हाई एनर्जी है फोटॉन की बच्चों, हमारे अर्थ के ऊपर इनको हम कैसे बना सकते हैं बच्चों? आंसर इज थ्रू अ वेरी हाई एनर्जी प्रोसेस। अगर मैं ज्यादा एनर्जी लगाऊंगा तो ज्यादा एनर्जी निकलेगा भी, ठीक है जी। अगर मैं कम एनर्जी लगाऊंगा तो कम एनर्जी फोटॉन निकलेंगे, अगर मैं ज्यादा एनर्जी लगाऊंगा तो ज्यादा एनर्जी फोटॉन निकलेंगे। लेकिन लगाऊंगा कहां पे? बच्चों ने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग पत्थर के ऊपर हैमर मारते हैं, ठीक है, लेबरर्स एक्सेट्रा। तो पत्थर तोड़ने के लिए बच्चों हैमर मारते हैं और वहां चिंगारी निकलती है। तो जब हम पत्थर के ऊपर हैमर मारते हैं तो वह चिंगारी निकलती है, वो किस तरीके की EM वेव होती है? पूछिए, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दैट, जिसको हमें चिंगारी के रूप में जो दिखती है? तो आंसर इज बच्चों विजिबल रेज, क्योंकि वो हमें दिखाई देता है, ठीक है जी बच्चों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लेबरर है उससे और तेज हैमर मारता है लेकिन मुझे चिंगारी नहीं दिखती। इसका मतलब क्या वहां पे फोटॉन्स नहीं निकल रहे हैं? आंसर इज नो, वहां पे बच्चों फोटॉन्स निकल रहे हैं, बट वो फोटॉन्स हायर एनर्जी के हैं या लोअर एनर्जी के हैं, विजिबल रेंज से बाहर हैं, इसलिए हमें दिख
नहीं रहे हैं, ठीक है जी। तो जो ज्यादा तेजी से हैमर मारेगा पर्सन तो ज्यादा एनर्जी के फोटोन निकलेंगे, माइट बी दे आर नॉट लाइंग इन द विजिबल रेंज एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट विजिबल, ठीक है जी। तो इसका मतलब बच्चों की जब हाई एनर्जी कोलिजन होता है, जब हाई एनर्जी कोलिजन होता है बच्चा दो ऑब्जेक्ट्स में, तो बहुत हाई एनर्जी का लॉस भी होता है, क्योंकि नन ऑफ द कोलिजन इज इलास्टिक। कोई भी कोलिजन बच्चों प्रैक्टिकली इलास्टिक नहीं होता, चीजों का डिफॉर्मेशन होता है, टूटती हैं चीजें, ठीक है। तो बच्चों जो एनर्जी है इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विथ वेरी हाई स्पीड में लॉस होता है, लॉस्ट एनर्जी मे कन्वर्ट इनटू अ वेरी हाई एनर्जी फोटोन लाइंग इन दिस रेंज, ठीक है जी। और अगर वो वेरी हाई एनर्जी फोटोन की जो वेवलेंथ होती है इस रेंज में लाई करती है 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम, दैट वेरी हाई एनर्जी फोटोन विल बी कॉल्ड एन एक्स रे फोटोन। इज दैट राइट? सो वी आर जस्ट गोइंग टू लुक और सी वेयर दिस एक्स रे इज प्रोड्यूस्ड। ये एक्स रे बच्चों प्रोड्यूस कहां करते हैं बच्चों? आंसर इज, अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन ऑफ एक्स रे, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज की, तो जो एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड वेयर, आंसर बच्चों इनसाइड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कुलिज ट्यूब। जो कुलिज ट्यूब है, कुलिज बच्चों ऑब्वियसली द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है जी। कुलिज ट्यूब है बच्चों जहां पे वो एक्स रे के अंदर वहां पे प्रोड्यूस करता है एक्स रे, ठीक है जी। एग्जैक्टली दिखता कैसा बच्चा कुलिज ट्यूब? समथिंग लाइक दिस कैन हैव अ डिफरेंट डिजाइन आल्सो, बट द बेसिक थिंग इज दिस वन बच्चा, ठीक है जी। बच्चों ये होता है कुलिज ट्यूब। एकदम जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट था बाय आइंस्टीन, वैसा कुछ दिखता बच्चा। बच्चों यहां पे भी एक विंडो होती है, ये ट्रांसपेरेंट विंडो, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों यहां पे होता है एक कैथोड, ठीक है जी, और बच्चों यहां पे एनोड होता है। एनोड बच्चों थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड होता है यहां पे, ठीक है जी। एनोड इज टिल्टेड समथिंग लाइक दिस, wire or connection is there, wiring is there, and we can see something strange here, different here as compared to photoelectric effect. There are so many cells we are showing here, that there are so many cells connected in series, and this voltage V is of the order of kilovolt. बच्चों जो अप्लाइड वोल्टेज है यहां पे किलो वोल्ट के ऑर्डर का होता है। मैंने कहा था कि अगर मुझे कम एनर्जी फोटोन चाहिए तो मुझे कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, कम एनर्जी से कोलिजन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे बहुत हाई एनर्जी फोटोन चाहिए लाइक एन एक्सरे फोटोन, तो आई विल हैव टू कोलाइड द टू ऑब्जेक्ट्स एट वेरी हाई स्पीड। बहुत हाई स्पीड के लिए बच्चों बहुत हाई एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो हु विल डू वर्क? द सेल विल डू वर्क, ठीक है जी, और बैटरी विल डू वर्क। बच्चों यहां पे एक और चीज होती है, एक ऐसे यहां पे ऐसे बना होता है जी, और इसका नाम बच्चों हीटिंग कॉइल। जो हीटिंग कॉइल जस्ट इसके पीछे ही होती है, यहां पे कैथोड के जस्ट पीछे होती है। बच्चों वी नो दिस फैक्ट, द फैक्ट इज बच्चा, क्या फैक्ट है देखते हैं जरा। बच्चों अगर फैक्ट की बात करें तो जो फैक्ट ये कहता है कि अगर आप किसी मेटल को के ऊपर रेडिएशन फॉल कराते हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, दे आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी मेटल को हीटिंग करते हो तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं दे आर कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। थर्मल इलेक्ट्रॉन्स जस्ट बाहर निकलते हैं, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है जी। तो थर्मल इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस हीटिंग। तो हीटिंग कॉइल के अंदर करंट फ्लो कराऊंगा, I स्क्वायर इंटू आर, पावर लॉस होगा। एंड आपको पता है पावर लॉस जो है हीट के फॉर्म में बाहर आता है रेजिस्टेंस से, और उस हीट से जो हमारा कैथोड है उसका मेटल हीटअप हो जाएगा और थर्मल इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन जी? ये है थर्मल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। अब जो थर्मल इलेक्ट्रॉन्स को जो मैंने वेरी हाई वोल्टेज अप्लाई कर रखा है उसकी वजह से यहां पे प्लस चार्ज और माइनस चार्जेस आएंगे, एज वी कैन सी देयर, ठीक है, प्लस चार्ज माइनस चार्जेस, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स विल बी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लगाता है अपने डायरेक्शन में नहीं, अपने डायरेक्शन से अपोजिट,
So the electrons will experience force of electric field. Force of electric field equals to E capital E. Is it right clear? So बच्चों electric field will be pulling the electrons towards the target material. बच्चों इसका नाम जो होता है इसको जो एनोड बोल सकते हैं. A is for anode and sometimes we call it a target material also. बच्चों नॉर्मली ये जो मटेरियल होता है बच्चों ये टंगस्टन होता है. टंगस्टन बच्चों क्योंकि हमें पता है वी नो बच्चों अबाउट दिस फैक्ट. क्या फैक्ट है बच्चा कि इलेक्ट्रॉन टकराएंगे टारगेट मटेरियल से बहुत हाई स्पीड से, तो इट इज पॉसिबल कि ये जो मेटल के अंदर प्रेजेंट है बॉन्ड्स उसको ब्रेक कर देंगे और जो मेटल है वो मेल्ट कर जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. तो मेटल ऐसा यूज करते हैं जिसका बॉन्ड जल्दी नहीं टूटे, जिसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो. तो टंगस्टन बच्चों यूज करते हैं एट द एनोड सो दैट इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है और जल्दी से बॉन्ड न टूटे, मेल्ट ना करे. ठीक है जी. तो टंगस्टन यूज करते हैं एट एनोड और टारगेट मटेरियल. तो इससे क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि बहुत हाई स्पीड से जा रहे हैं. Electrons are moving at a very high speed and they are colliding. Is it right? बच्चों जब भी मैंने कहा था कि हथौड़े को आप पत्थर पे मारते हो तो चिंगारी निकलती है. ठीक है जी. कभी कभी चिंगारी नहीं निकलती है. जो चिंगारी है वो विजिबल रेंज है, ईएम वेव है. तो और भी ईएम वेव निकल रहे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं. ठीक है जी बच्चा. इन द सेम वे जब ये इलेक्ट्रॉन टारगेट मटेरियल से टकराएगा बच्चा तो यहां पे एनर्जी का लॉस होगा और फोटॉन्स निकलेंगे. ठीक है जी. फोटॉन्स जो निकलेंगे वो बिखर जाएंगे, चारों ओर बिखर जाएंगे. फोटॉन्स जो भी आएंगे बच्चा वो इधर 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 बिखर जाएंगे. ठीक है जी. उसको नहीं पता उसको कहां जाना है तो सारे डायरेक्शन में बिखर जाएंगे फोटॉन्स. ठीक है जी. इन फोटॉन्स को जो बिखर गए हैं, ये जो रेज है जो बिखर गए हैं ईएम वेव्स, इनको कौन एक साथ लाएगा बच्चा? आंसर इज अ लेंस. बच्चों यहां प्रेजेंट होता है एक लेंस यहां पे. ठीक है. दिस इज अ कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस बच्चों प्रेजेंट होता है. कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस जिसका फोकस हुज फोकस इज एट एनोड. बच्चों अगर फोकस है एनोड के ऊपर तो इसका मतलब फोकस से आने वाली सारी रेस को कन्वेक्स लेंस क्या कर देता है बच्चा? ये लेंस को रेस को पैरेलल कर देता है. ठीक है जी. कन्वेक्स लेंस मेक्स ऑल द रेस कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस पैरेलल टू इटसेल्फ. अब जिस भी पर्सन को अपना एक्सरे कराना है, उस पर्सन को अपना हाथ, पैर, गला जो भी है उसको इसके नीचे रखना है. दिस इज द बच्चा फाइनल रेज. बच्चों ये जो रेज हैं इसका यूज करते हैं बच्चों एक्सरे के लिए. ठीक है. आपको बोन्स का एक्सरे करना है, बैकबोन का एक्सरे करना है तो बैकबोन इसके नीचे आएगा. ठीक है जी. रिस्ट का एक्सरे करना है तो रिस्ट इसके नीचे आएगा. तो जिस भी पोर्शन का बॉडी का एक्सरे करना है वो इसके नीचे आएगी, इस लेंस के नीचे आएगी. ठीक है जी. तो लेंस बच्चों यहां पे प्रेजेंट है. ठीक है जी. कन्वेक्स लेंस. ओके. सो मोटा मोटा हमें समझ में आ गया कि इसमें हो क्या रहा है एग्जैक्टली कूलिज ट्यूब के अंदर बच्चा. तो कूलिज ट्यूब जो होता है एक्चुअली वैक्यूम्ड होता है बच्चा. यहां पे वैक्यूम होता है. कूलिज ट्यूब में यहां पे हैवीली वैक्यूम्ड. आपको पता चल गया होगा क्यों, सोच लिया होगा. हैवीली वैक्यूम्ड. बच्चों मैं वैक्यूम नहीं करूंगा तो जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स है पहले ही एयर के मॉलिक्यूल से टकरा जाएंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से टकरा जाएंगे, उनका ही बॉन्ड तोड़ देंगे और यहां तक पहुंचते पहुंचते रुक जाएंगे. ठीक है जी. या बहुत कम स्पीड हो जाएगी. तो जो कूलिज ट्यूब है एग्जैक्टली एक वैक्यूम ट्यूब है जिसके अंदर कैथोड और एनोड लगे होते हैं. वेरी हाई वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज बीन अप्लाइड अक्रॉस देम बच्चा. एनोड का शेप थोड़ा टिल्टेड है क्योंकि मुझे चाहिए वापस से, मुझे नहीं चाहिए कि रेज चली जाएं. जो बने रेज वो बिखर जाती हैं. उस बिखरी हुई रेज को कलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस. और जो भी मरीज है उसका जो हाथ पैर जो भी मैंने बताया, गला, उसका जिसका एक्सरे करना है जिस पार्ट का, उसको इसके नीचे प्लेस करते हैं. जो फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड, इट्स नॉट इवन मिली सेकेंड बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड के लिए एक्स रेज आती हैं, एक्सपोजर होता है और
मसल्स को बच्चों रेज क्रॉस कर जाती हैं, सारे मसल्स की रेज क्रॉस कर जाती है एक्सरेज, बट बोन्स को क्रॉस नहीं कर पाती हैं। तो हमारी जो फोटोग्राफिक प्लेट है उस पे मसल्स से आने वाली रेज तो वहां पे रिएक्शन करके इमेज बना देती हैं, वाइट कर देती है उस पोर्शन को, लेकिन जो बोन से आने वाली रेज हैं बोन से क्रॉस नहीं कर पाती, तो वहां पे व्हाइट नहीं होता वो पोर्शन। तो इसका मतलब है कि वो जो पोर्शन ब्लैक रह जाता है एंड वी गेट दी एक्स रेज। ठीक है जी, एक्सरे का ये प्रोसेस है। ठीक है जी बच्चों, हमें एक्सरे के बारे में बच्चों पढ़ना है थोड़ा सा और, इनफैक्ट अच्छा खासा अभी नॉलेज बाकी है। ये जो अभी मैंने पढ़ा ये एकदम बेसिक नॉलेज है एक्सरे का। तो वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग द सेम टॉपिक। ओके, जो एक्स रेज आर ऑल्सो कॉल्ड रोजन रेज behind the name of the scientist who discovered. तो Rosen बच्चों was the scientist who discovered X-rays and they are called Rosen rays also. And we are talking more about the X-rays, that is type of X-rays. बच्चों X-rays को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जी। तो कौन से दो कैटेगरी है जिसमें X-ray को डिवाइड करते हैं बच्चों? ठीक है जी, तो विच आर द टू कैटेगरीज वेयर डिवाइड द X-rays और द रोजन रेज देखते हैं। ठीक है जी बच्चों, तो हम एक्स-रे की जो कैटेगरी है बच्चों उसमें बोलते हैं कि बच्चों इसमें फर्स्ट टाइप आता है जी, फर्स्ट टाइप आता है, इसको बोलते हैं बच्चों कॉन्टिन्यूअस एक्स-रेज। ठीक है जी, कॉन्टिन्यूअस एक्स-रेज का नाम बड़ा अजीब है, कॉन्टिन्यूअस क्यों है उसका भी मतलब समझ में आ जाएगा जी। और जिसका सेकंड टाइप है बच्चा उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज। ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज। बच्चों तो किसका कैरेक्टर बताता है जो कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज है, किसके कैरेक्टर को बताते हैं वो भी हमें सीखना है। ठीक है बच्चों, तो कॉन्टिन्यूअस एक्स-रेज क्या होते हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज क्या होते हैं, दोनों के बारे में हमें समझना है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो भी समझना है बच्चा। तो बच्चों ये जो कॉन्टिन्यूअस एक्स-रेज है पहले उसके बारे में पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में उसके बाद में पढ़ेंगे। तो हम जस्ट गोइंग टू रब आउट द सेकेंड नेम बच्चा। ठीक है जी, आपने लिख लिया होगा। These are the two kinds of X-rays that we talk about. One is called continuous X-rays and other is called characteristic X-rays. ठीक है जी, तो we are just going to talk about continuous X-rays. मैं characteristics को रब कर रहा हूं। Okay, and just going to underline that this is our heading now. ठीक है, this is our heading now. बच्चों एक बेसिक चीज है कि अगर मैं एक बॉल को रिलीज करता हूं h हाइट से, तो जो बॉल जमीन से टकराने वाला है it is having the kinetic energy of mgh. Okay, that's right. M is the mass of the ball, h is the height from the ground and g is the acceleration due to gravity. So अगर मैं एक बॉल को रिलीज करता हूं h हाइट से and it is going to collide with the ground with kinetic energy mgh. That's right. बच्चों अगर ये बॉल अपनी एनर्जी का आधा लॉस कर देता है mgh/2 जिससे फोटोन बन जाता है, ऐसा पॉसिबल है? ठीक है जी, फोटोन बन जाए, पॉसिबल है। हाई स्पीड कोलिजन में ऐसा पॉसिबल है कि कोलिजन के बाद जो एनर्जी का लॉस होता है उससे फोटोन बन जाए। दैट्स राइट। ओके, क्लियर? तो उससे क्या होगा, फोटोन बन गया। ठीक है जी, तो हमने कहा कि अगर हाई स्पीड कोलिजन में एनर्जी का लॉस होता है तो माइट बी विजिबल फोटोन बने, माइट बी अल्ट्रावायलेट फोटोन बने और माइट बी एक्सरे फोटोन बने। आपने देखा था कूलिज ट्यूब में इलेक्ट्रॉन को मैंने V वोल्ट अप्लाई करके एक्सेलरेट करा। ठीक है जी, अगर मैं पूछूं बच्चों उसी जगह पे सेम कूलिज ट्यूब में इन दी कूलिज ट्यूब, ठीक है जी, कूलिज ट्यूब की बात करें, जो कूलिज ट्यूब की बात कर रहे हैं उसके अंदर बात करें बच्चों दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर गोइंग टू collide with the anode. बच्चों हमने बात करी थी इस डायग्राम की। इस डायग्राम में लेफ्ट साइड से बच्चा जो कैथोड है उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और एनोड ट्रायंगुलर शेप का है, उससे जाकर टकराने वाले हैं। When the electrons emitted from here are going to collide, they will have some kinetic energy K final. ठीक है जी, K final। बच्चों क्या आपको पता है कि जो वोल्टेज आपने अप्लाई कर रखा है V वोल्टेज, उसने वर्क किया होगा बच्चा, वर्क डन बाई
all kinds of forces, work done by all kinds of forces is equals to change of kinetic energy. That is what is told by our work kinetic energy theorem, kinetic energy theorem. ठीक है जी, वर्क के ही थ्योरम बोलता है जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल काइंड्स ऑफ फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. बच्चों कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? V वोल्ट. बच्चों किसी बैटरी जिसका वोल्टेज V हो उसके अक्रॉस फ्लो कराया जाए चार्ज Q को तो वर्क करता है Q इंटू वी. इन द सेम वे बच्चा यहां पे E इंटू वी वर्क होगा ऑन द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, K फाइनल माइनस K इनिशियल. बच्चों शुरू में इलेक्ट्रॉन्स जो निकले थे ये हीटिंग की वजह से निकले थे, थर्मल इलेक्ट्रॉन्स जिनकी करंट एनर्जी बच्चों नेग्लिजिबल थी. ठीक है, तो शुरू की एनर्जी को बच्चों नेग्लिजिबल देख रहे हैं क्योंकि ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आने वाली है इसके पास. तो फाइनली बच्चों के एफ इज कमिंग आउट टू बी दिस मच ईवी के इक्वल. ठीक है जी. अब बच्चों क्या है वो बॉल का एग्जाम्पल. जैसे बॉल जो हम रिलीज करते हैं एच हाइट से mgh एनर्जी से टकराता है और mgh/2 एनर्जी लॉस कर सकता है. इन द सेम वे बच्चा जो इलेक्ट्रॉन टकराने वाला है टारगेट मटेरियल से, एनोड से, दिस इज कैथोड, दैट इज एनोड. जो इलेक्ट्रॉन एनोड से टकराने वाला है इट में लूज अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स एनर्जी. ठीक है जी बच्चा. तो क्या यहां पे लिखे बच्चों? नेक्स्ट इफ एफ फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट to create a photon. बच्चों मान लिया कि इलेक्ट्रॉन ने अपनी x फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी को लॉस कर दिया और उससे बन गया फोटोन. ठीक है जी, ऐसा मान लिया जी. तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे बच्चों? क्या हम लिख सकते हैं यहां पे कि F टाइम्स K फाइनल इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा. तो एनर्जी लॉस हुआ F, तो F फ्रैक्शन, तो F टाइम्स के F इक्वल्स टू SC बाय लैम्डा. बच्चा वी आर गेटिंग F टाइम्स EV इक्वल्स टू SC बाय लैम्डा. फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग लैम्डा इक्वल्स टू HC अपॉन F EV. ठीक है जी बच्चों, ये हमें मिल गया फाइनल एक्सप्रेशन. याद करना बच्चों इसको तो जरूर बच्चों, इसको ये तो याद करना है, लेकिन अगर हम उसको याद ना करना चाहें तो बच्चों यहां से स्टार्ट कर ले. ठीक है जी, यहां से कि भाई ये चीज है बेसिक क्या है, एफ फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट टू जनरेट अ फोटोन. इस तरीके से जो फोटोन बनता है बच्चा, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ द कॉन्टिन्यूअस एक्स रे फोटोन. बच्चों जो फोटोन निकला है उसी को बोलते हैं यहां पे कॉन्टिन्यूअस एक्स रे फोटोन. ऐसा क्यों बोलते हैं आपको समझ में आ जाएगा अभी. बच्चों लैम्डा की वैल्यू देखा जाए तो कॉन्टिन्यूअस एक्स रे फोटोन के लिए लैम्डा की वैल्यू है आ रही है हमारे पास लैम्डा इक्वल्स टू SC बाई EV. कॉन्सेप्ट क्या था? इलेक्ट्रॉन जिसके पास काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन था EV इक्वल्स टू KF, इट लूजेज फ्रैक्शन ऑफ KF टू जनरेट अ फोटोन. तो फोटोन की एनर्जी इक्वल्स टू फ्रैक्शन लॉस ऑफ एनर्जी. वहां से मिल गया फोटोन की वेवलेंथ कितनी हो गई, लैम्डा इक्वल्स टू SC बाई F EV. ठीक है जी बच्चों, अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2, जिसको हमें कैरी करना है. बच्चों क्या हमें दिख रहा है यहां पे कि जो लैम्डा मिनिमम होगा जी बच्चों, जो फ्रैक्शन F होता है, फ्रैक्शन बच्चा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है. जो फ्रैक्शन होता है इसकी वैल्यू बच्चों 0 से 1 के बीच में होती है. ठीक है जी, फ्रैक्शन का मतलब ये एक से कम, एक का कुछ पार्ट, आधा, 1/3, 1/4. अब तो यहां पे लैम्डा मिनिमम कब आएगा? जब मैंने फ्रैक्शन की वैल्यू रख दी 1. हाँ जी, तो उसमें लैम्डा मिनिमम क्या हो जाएगा? SC बाई EV. बच्चों जो कम से कम सबसे छोटा वेवलेंथ मिल सकता है बच्चों किसी एक्सरे में, बच्चों उसको बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं जी. ठीक है जी, कट ऑफ वेवलेंथ इज द मिनिमम वेवलेंथ. कट ऑफ वेवलेंथ का डेफिनेशन हमें लिखना चाहिए. ठीक है जी, कट ऑफ वेवलेंथ इज द मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ
that can be obtained. Minimum possible wavelength that can be obtained in the X-ray tube. जो X-ray tube है उसके अंदर minimum possible wavelength of photon is called the cutoff wavelength. डबल टिक का मतलब बच्चों इसको हमें याद करना है, ठीक है जी. याद कर लो डेफिनेशन तो भी आ जाएगा, याद कर लो ये रिजल्ट तो भी आ जाएगा, या डायरेक्टली भी याद कर सकते हो कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है जी. तो डायरेक्टली मत याद करो, यहां से लिंक करो कि यहां पे f इक्वल्स टू 1 रख दिया, फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो हमारा ओवरऑल टर्म मिनिमम हो जाएगा, ठीक है जी. तो मिनिमम wavelength that can be of photon that can be generated in the X-ray tube is called the cutoff wavelength, ठीक है जी. बच्चों इन द सेम वे अगर मैं पूछूं एंड लैम्डा मैक्सिमम कितना होगा बच्चा, तो आप देख सकते हो यहां पे बच्चों, अगर फ्रैक्शन की वैल्यू देखा जाए जीरो को भी टेंड कर सकती है. समथिंग अपॉन जीरो विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है जी. तो बच्चों इसका मतलब है कि जो कॉन्टिन्यूअस एक्सरे बच्चा, इसके अंदर जो फोटॉन्स बन सकते हैं दे कैन हैव एनी वेवलेंथ फ्रॉम लैम्डा मिनिमम अप टू इंफिनिटी. बच्चों लैम्डा मिनिमम से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वेवलेंथ का फोटोन निकल सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्सरे फोटोन. क्यों बोला कॉन्टिन्यूअस एक्सरे फोटोन? क्योंकि लगातार डिफरेंट वेवलेंथ मिल रहे हैं, लगातार, देयर इज नो गैप. ऐसा नहीं है कि ये वाली वेवलेंथ बीच वाली ये नहीं मिलेगी, ठीक है जी. लगातार वेवलेंथ मिल रहे हैं यहां पे. तो कॉन्टिन्यूअस एक्सरे की हम बात कर रहे थे, कुलिश ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है वो हमने देखा. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गोइंग टू कोलाइड वो देखा कितनी थी, ठीक है जी. एक क्वेश्चन नंबर 1 को बच्चों मैं रब करता हूं, आपको लिखना चाहिए बच्चों. वापस से वीडियो को रिवाइंड करिए, वापस पीछे जाइए और जितनी भी चीजें बताई हैं लिखिए. एक बार समझ लिया तो उसके बाद आप लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, ठीक है, आराम आराम से वीडियो चला के. तो बच्चों यहां पे हमें क्या मिल गया है? यहां पे बच्चों हमें मिला है कि जो कॉन्टिन्यूअस एक्सरे है उसके अंदर जो लैम्डा मिलता है वो लैम्डा फ्रॉम अ सर्टेन लैम्डा मिनिमम या कट ऑफ वेवलेंथ इक्वल्स टू SC बाई EV से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वेवलेंथ हो सकता है बच्चा, ठीक है जी. यानी कि इसमें जो रेज आती हैं, जैसे सन से अंदर रेज आ रही हैं, ग्रीन भी आ रही है, वायलेट भी आ रही है, ब्लू भी आ रही है, एक्सरे भी आ रही है, गामा रेज भी आ रही हैं, तो इसमें भी अलग अलग इंटेंसिटी कैरी करते हुए वेव्स निकलेंगी. आई लैम्डा स्टैंड्स फॉर इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ द EM वेव ऑफ wavelength lambda emitted in Coolidge tube, ठीक है जी. बच्चों Coolidge tube के अंदर जो वेवलेंथ, Coolidge tube जो वेव्स निकल रहे हैं बच्चों उसमें कुछ वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है जी. तो Coolidge tube के अंदर जो वेव निकल रहे हैं उसके अंदर वेवलेंथ लैम्डा है, अलग अलग लैम्डा हो सकता है बच्चा. तो इसका मतलब है कि अलग अलग कलर्स की इंटेंसिटी अलग अलग है बच्चों. प्रैक्टिकली ऑब्टेन्ड ग्राफ क्या है बच्चा? प्रैक्टिकली ऑब्टेन्ड ग्राफ है कि लैम्डा मिनिमम कभी मिलता ही नहीं है, इसकी इंटेंसिटी मिलती ही नहीं, जीरो मिलती है, ठीक है जी. और ऐसा ये ग्राफ है बच्चा. दिस इज दी आई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ फॉर द कॉन्टिन्यूअस एक्स रेज, ठीक है जी. बच्चों कॉन्टिन्यूअस के लिए आई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ है ये. ठीक है जी, क्लियर हो रहा होगा बच्चों. यहां पे बोलना क्या चाहता हूं, यहां पे बच्चों मैं बॉल गिराता हूं H हाइट से, तो क्या चांसेस है बच्चों की जो बॉल है ग्राउंड से जाके चिपक जाएगी? क्या मैंने बॉल के अंदर ग्लू लगा रखा है? नहीं. क्या इन द सेम वे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है कैथोड से एनोड की ओर, क्या उसमें ग्लू लगा हुआ है? वो चिपक जाएगा वहां पे जाके एनोड पे? आंसर इज नो. चिपकने की पॉसिबिलिटी जीरो है क्योंकि ग्लू है नहीं बच्चा, ठीक है जी. तो अगर चिपकेगा नहीं तो पूरी एनर्जी लॉस नहीं करेगा, तो लैम्डा मिनिमम नहीं बनेगा, ठीक है. तो लैम्डा मिनिमम के बनने की पॉसिबिलिटी जीरो को टेंड करती है, इसीलिए बच्चों लैम्डा मिनिमम
प्रैक्टिकली बनता ही नहीं है, उसके करस्पॉन्डिंग फोटॉन्स ही नहीं निकलते हैं। तो इंटेंसिटी दैट इज एनर्जी कैरिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना होगा जी, लैम्डा मिनिमम के करस्पॉन्डिंग 0 करीब होगा। ठीक है जी बच्चा। इन द सेम वे मैं किसी को हिट करूं बहुत तेज, ना साउंड निकले ना लाइट निकले, कोई एनर्जी का लॉस ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है? आंसर इज नो। तो फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी 0 होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं होती है। तो अगर फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी 0 होता तभी तो लैम्डा इन्फिनिटी आता है। तो लैम्डा इन्फिनिटी कब आएगा जी, जब एनर्जी लॉस नहीं होगी। जब एनर्जी लॉस नहीं होगी तब लैम्डा इन्फिनिटी आएगा। अब एनर्जी लॉस नहीं होने की पॉसिबिलिटी 0 है, तो इसीलिए बच्चों लैम्डा इन्फिनिटी भी बच्चों 0 को टेंड करता है। लैम्डा इन्फिनिटी भी बच्चों 0 को टेंड करता है। ये ग्राफ बच्चा हमारा 0 को टेंड करता है। ठीक है जी। तो बच्चा लैम्डा इन्फिनिटी के करस्पॉन्डिंग भी इंटेंसिटी नहीं आती है, लैम्डा मिनिमम के करस्पॉन्डिंग भी इंटेंसिटी नहीं आती है। कोई बीच में ऐसा पॉइंट होता है, सपोज मैं बॉल गिरा रहा हूं, 30% एनर्जी लॉस होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो 30% एनर्जी लॉस के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है जी। तो जौन सा इवेंट सबसे ज्यादा होगा बच्चा, और उससे ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स, उसके करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स बनेंगे, तो कुल फोटॉन्स जो निकल रहे हैं पर सेकेंड उनकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी, जो इंटेंसिटी है वो भी सबसे ज्यादा होगी। तो दिस ग्राफ इज कॉल्ड दी बच्चों आई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ, इंटेंसिटी ऑफ द ईएम वेव ऑफ वेवलेंथ emitted in the Coolidge tube lambda corresponding to wavelength lambda and corresponding to wavelength lambda graph, and this graph is continuous graph, लगातार है, कोई गैप नहीं है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि बीच में ये वाली वेवलेंथ नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसलिए बच्चों उसका नाम है कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। दिस ग्राफ इज नेम्ड कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या थे यहाँ पे? इंपॉर्टेंट टर्म थे कि मैंने यहाँ पे लैम्डा मिनिमम देखा, जो कि हमने फ्रैक्शन की वैल्यू को 1, पूरी एनर्जी का लॉस हो जाएगा तो बच्चों मैक्सिमम एनर्जी, तो वेवलेंथ मिनिमम का फोटोन मिलेगा जी, और उसके जो वेवलेंथ है उसको बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे। तो कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे या कुलिज ट्यूब बोलते हैं। कुलिज ट्यूब के अंदर जो मिनिमम वेवलेंथ मिलती है, एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज गोइंग टू इलेक्ट्रॉन विच इज गोइंग टू कोलाइड विद द एनोड, वो भी हमने देखा था इसके पहले, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द बैटरी सेल इक्वल्स टू E into V। तो जो दीज आर दी टर्म्स विच आर गोइंग टू बी यूज्ड हियर इन दिस टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। उसके अंदर देखेंगे कौन सा कैरेक्टर बताता है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटॉन्स, एटम का कौन सा कैरेक्टर बताता है, देखेंगे। टिल देन बच्चों जस्ट अटेम्प्ट दी 5 क्वेश्चन सेट विच इज कमिंग एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, एंड प्लीज ज्वाइन फिजिक्स गुरुकुल इफ यू हैव नॉट। और जस्ट बच्चों स्ट्रीमलाइन करो अपने पढ़ाई को, बी डायरेक्टेड, बी गाइडेड बच्चा। अगर कोई डायरेक्शन देने वाला है, कोई गाइड देने वाला है, गाइडेंस देने वाला बच्चा, तो आप उतने ही एफर्ट में बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट ले आओगे। ठीक है बच्चों। थैंक यू ऑल बच्चों फॉर ज्वाइनिंग फिजिक्स गुरुकुल। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे। वंदे मातरम।